नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वनाथ पाल जी जमीन से जुड़े हुए हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में सीधे जाकर के काम करते हैं, लखनऊ में कम और गांव में ज़्यादा नजर आते हैं। आज मैं विश्वनाथ पाल जी से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बात करूंगा। 2024 में जो राजनीति चल रही है, बहन जी को लेकर, कांग्रेस को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इस सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी की क्या चुनावी तैयारी है, कितनी सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं और कहां पर किसको उतारा जा रहा है, बहुत सारी चीजें आज विश्वनाथ पाल जी से बात करूंगा। सर, आपका स्वागत है एक भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। तो सर, आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने 20 से ज्यादा प्रत्याशी लगभग लगभग फाइनल कर लिए हैं और कितनी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही, और आप लोग या किसी को ला रहे हैं, किसी से बातचीत चल रही है, 80 सीटों पर क्या तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और हमारे प्रत्याशी 80 की 80 सीटों पर तैयार हो गए हैं, जिसकी सूची मान्य बहन जी के पास पहुंच गई है। प्रभारी लगभग बना दिए गए हैं और प्रत्याशियों की सूची मान्य बहन जी जारी करेंगे। अच्छा, दूसरा सर, एक चीज और सवाल यह है कि पिछली बार मार्च में, शायद 20 मार्च के आसपास, बहुजन समाज पार्टी ने सारे प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कर दी थी, लेकिन अभी तक करीब एक चौथाई सूची सामने आई है। तो मतलब जो देरी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोधियों को देखा जा रहा है वो जैसी चाल चलेंगे फिर उससे 20 चाल चल के मतलब प्रत्याशी उतारे जाएंगे? क्या चल रहा है ये सब? देखिए, मान्य बहन जी हमारी नेता हैं। मान्य बहन जी ने हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के, जिले के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा हर सीट से कैंडिडेटों की सूची आ गई है और मान्य बहन जी अपनी रणनीति के तहत जब चाहेंगी तो बहन जी पूरी सूची जारी कर देंगी जी। अच्छा, दूसरा ये चीज है सर, बहुत ज्यादा जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में करीब 17 सीटें मिली हैं और 63 पे समाजवादी पार्टी लड़ रही, इंडिया गठबंधन। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने केवल जो है अब तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि 9 से 10 प्रत्याशी फाइनल कर पाई है। कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है और ऐसी खबर चल रही है कि बसपा का वो लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ सीटों पर बात बन जाए। आपके पास, आप लोग ऐसी कोई मतलब क्या तैयारी चल रही है ऐसी कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पहली चीज तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और मान्य बहन जी लगातार, पहली बार जब इंडिया गठबंधन की बैठक बिहार में हुई थी तो उसी वक्त मान्य बहन जी ने कहा था कि दिल मिले ना मिले, ये लोग हाथ मिलाते रहे, दल मिलाते रहे। तो ये उसी तरह से है, इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। और मान्य बहन जी लगातार बोल रहे हैं कि हम अकेले दम पर पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और उसी मान्य बहन जी के निर्देशानुसार हम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और 80 की 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है ना, आप खुद ही देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी 22 में जब लड़ी थी तो इनके गठबंधन में जयंत जी थे, ओपी राजभर जी थे, महान दल के लोग थे, संजय चौहान जी थे, पल्लवी पटेल थी। आज खुद ही इनके सारे के सारे लोग इनका साथ छोड़कर चले गए। चाहे जो दल हो सब चले गए, उनके नेता भी चले गए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उधर दारा सिंह चौहान हो। क्या बचा है उनके पास? उनसे गठबंधन क्या मतलब है? मान्य बहन जी अकेले लड़ेंगी मजबूती से और बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर जनता के गठबंधन के बल पर, जैसे इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी बिना गठबंधन के बड़ी मजबूती से पूर्ण हो सरकार बना चुकी है। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश चल करके जाता है, तो निश्चित है इंडिया और एनडीए दोनों को, दोनों दलों के गठबंधन को बीएसपी जनता के गठबंधन के बल पर मान्य बहन जी के निर्देश पर रोकने का काम करेगी। अच्छा, अभी आपने जिन जिन के नाम लिए हैं, पल्लवी पटेल का आपने नाम लिया है, वो भी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। इन सब के अलावा केशव देव मौर्य जो आपने नाम लिया, महान दल वाले, वो भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी वाले संजय चौहान है, हालांकि उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है, ओपी राजभर भाजपा के साथ चले गए। लेकिन महान दल वाले जो केशव देव मौर्य हैं, उनकी आग्रह पकड़ जो ठीक ठाक है, बसपा का गढ़ भी आगरा कहा जाता है। और आजकल वो बहन जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ जी के ट्वीट भी रिट्वीट करते हैं, बहन जी की तारीफ लगातार वो कर रहे हैं हर ट्वीट। तो क्या उनको आप लोग ला रहे हैं क्या साथ? कुछ बातचीत चल रही है? नहीं, ऐसे लोगों बात का कोई वजूद नहीं है। जैसे ये पिछली बार भी आपने देखा कि ये सपा के गठबंधन में 22 में थे, इनके दीवारों पर लिखा था सपा और ये कह रहे थे कि महान दल ने ठाना है सपा को जिताना है। फिर खुद ही बिना किसी से बातचीत किए उन्होंने कहा हम बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे अच्छी पार्टी है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली है, एक मिशनरी पार्टी है, हम भी मिशनरी हैं।
हम बीएसपी का सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने आगे जो है जैसे सपा था तो वो बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि महान दल ने ठाना है, बसपा को लाना है। उसके कुछ दिनों बाद फिर पता लगी कि ये सा मिटाने लगे, बा मिटाने लगे। फिर मध्य प्रदेश में जाकर उनका समर्थक, फिर वो कब क्या बोलेंगे मैं उनकी कोई बात नहीं करता हूं। हम एक चीज कह रहे हैं, मान्या बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मान्या बहन जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो हम अकेले अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करने की, तारीफ करने लायक पार्टी है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सर्व समाज के लोगों की भागीदारी दिया है, और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो बाबा साहब के संविधान को पूरी ईमानदारी से देश का हुक्मरान बनकर लागू कराना चाहती है। तो ये जो तमाम लोग बसपा की तारीफ कर रहे हैं, तो मन से तो वो समझ रहे हैं कि हमारे हित की बसपा ही है, लेकिन सब अपने अपने स्वार्थ में इधर उधर दल बनाए हैं, भटक रहे हैं। अगर एक विचारधारा की पार्टी बीएसपी है तो सबको दल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी जब आई है, वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। लगभग 32 साल बीत गया था। ये जो ओबीसी पिछड़ा समाज है, जिन समाज के नेता बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, ये ओबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्यवाद देता हूं मानवर कांसी राम साहब को, मान्य बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत मानवर साहब, मान्य बहन जी ने सब समाज की भागीदारी दिया। जिस समाज में एक भी लोग चुनाव नहीं लड़ने को पाते थे, एक भी विधायक नहीं थे, यहां तक कि गांव के प्रधान जिला पंचायत नहीं बनने पाते थे, धन्य बहुजन समाज पार्टी, मानवर कांसी राम साहब, मान्य बहन जी, जिस समाज में एक भी नेता नहीं थे उस समाज में भी चुनाव लड़ाया, जिताया। जिस समाज के लोग चुनाव लड़के नहीं जीत पाए उस समाज में विधान परिषद बना के सदन में भेजा, राज्यसभा बना के सदन में भेजा। किसी उद्योगपति को बसपा ने नहीं भेजा, उन्होंने अपने उस समाज को भेजा जिस समाज का प्रतिनिधि गया था, क्योंकि बाबा साहब ने सब समाज को वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा जाएंगे और मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू करा करके इस देश का विकास करेंगे, अपने समाज का विकास करेंगे। जी। अच्छा, दूसरा सर ये चीज है कि जिस पद पे आज आप बहुजन समाज पार्टी में हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इसी पद पे रहा करते थे, तो वो भी कई बार अपने इंटरव्यू में कहे कि उन्होंने कहा है कि मैं मायावती जी का बहुत अच्छा सम्मान करता हूँ, वो एक कुशल जो है वो शासक रही हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से नाराजगी से वो चले गए। अभी हमने बाबू सिंह कुशवाहा जी का भी एक इंटरव्यू किया था, वो भी तारीफ कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मतलब जो लोग दूर चले गए हैं उनका हालांकि एक वोट बैंक है, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं मन में ये क्यों ठाने हुए हैं कि अगर पहल की जाए तो शायद साथ में आ सकते हैं या वापसी में आ सकते हैं। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सपा छोड़ी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मिलके चुनाव लड़ेंगे भाजपा खिलाफ, और अगर बहन जी भी आती हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे, और लगातार तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, ये नेता सारे लोग तारीफ करेंगे क्योंकि ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी ने ही तमाम समाज के नेताओं को तैयार किया है, लेकिन ये अपनी बेटी बेटा के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में, ये लोग अलग अलग अपनी कुर्सी के तलाश में लोग इधर उधर भटक गए। और कुछ लोग तो जाकर के दूसरे दलों के पिंजड़े में बैठे हैं, तो वो पिंजड़े में बैठा वाला किसकी भाषा बोलेगा? अपने मालिक की। और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये एक बहुजन समाज रूपी पार्टी रूपी ऐसी नर्सरी है कि ये अगर खत्म हो गई तो समाज में नेता बनना बंद हो जाएंगे। हम तमाम पिछड़े समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जो नेता बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होकर के किसी दूसरे दल में जाकर के अपने लाभ के लिए गए हैं, हम उनको न देखें, हम उस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को देखें कि अगर ये नर्सरी कमजोर हो गई तो हमारे समाज में फिर नेता नहीं तैयार होंगे। आज अगर बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी नहीं होती तो ये विश्वनाथ पाल जो सेक्टर बूथ का अध्यक्ष था, आज फिर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं होता। मैं इसके लिए बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहन जी, बहुजन समाज पार्टी तमाम नेता लोग गए और इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में फिर एक कार्यकर्ता को उठाया जाता है और बड़ा बड़ा नेता बन जाता है। वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है, यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। लोग नए नए पुराने नेता तमाम चले गए किसी स्वार्थ में, नए नेता तैयार हो रहे हैं। इससे तो बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि ये मिशन है महापुरुष। अच्छा, दूसरा सर एक चीज और है, अभी आपने उन्नाव से अशोक पांडे जी को उतारा, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे जी को लेकर, सच्चिदानंद पांडे शायद उनको लेकर के आ रहे हैं, तीसरा
इंदु चौधरी जी के बारे में कहा जाता है, कभी वो बसपा की बहुत जमीनी कार्यकर्ता थी। एक समय में बसपा के ऊपर आरोप लगते थे कि धनाढ्य लोगों की पार्टी है, धनाढ्य प्रत्याशियों की पार्टी है, लेकिन इस बार जमीन से जुड़े हुए लोगों को निकाल निकाल के लाया जा रहा है। नगीना में भी आप लोगों ने सुरेंद्र पाल जी को शायद टिकट दिया है, तो अब आप लोग जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को लेकर के आ रहे हैं, क्या मतलब काडर बेस पे मजबूती देने का काम चल रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब कह के गए थे कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। मान्य बहन जी हमारी कह रही हैं कि हम धन्ना सेठों के हाथ, बड़े पूंजीपतियों के हाथ अपनी पार्टी को गिरवी नहीं रखेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान के माध्यम से 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए लेकर के अपनी पार्टी को चलाते हैं, और जो हमारे कैंडिडेट भी आते हैं वो सदस्यता के रूप में जो भी सहयोग कर देते हैं, उसी के बल पर हमारी पार्टी चल रही है। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला देखा है, इसमें सारे दलों को चंदा मिला है, कई कई 100 करोड़ रुपए मिले हैं, और ये इसकी जांच हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये जो लोगों ने इनको चंदा दिया कई कई 100 करोड़ों का, ये क्यों दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ उद्योगपतियों के हाथ बिक करके नहीं चलना चाहती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने गरीबों के बल पर, सदस्यता के बल पर पार्टी काम करती है, और सत्ता में आने के बाद अपने सब समाज के हित के काम करती है, गरीबों के काम करती है। अच्छा, दूसरा सर एक चीज और है, इस बार जो है, इस बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की कहीं पर कोई बात नहीं हो रही है, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, इन सब चीजों पे बात हो रही है, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो बहन जी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे मुस्लिम प्रत्याशी दे करके इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। तो ये खेल खराब करने की राजनीति है या फिर मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति है? तैयारी क्या चल रही है? बसपा ने बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी इस बार उतारे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा है, मानव कांशीराम साहब मान्य बहन जी का नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर 80 सीट है तो उन मुस्लिम समाज की भी भागीदारी 10-15 सीट बनती है कि नहीं बनती है, और अगर बनती है तो हमने वो सीट देने का काम किया है। पाल समाज की भागीदारी बनती है, मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, यानी हर समाज की भागीदारी बनती है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी जो इस देश का संविधान बनाया है, कोई इसी जाति, समाज, धर्म के लोग नहीं है जिनका बराबर का स्थान न दिया हो। और बहुजन समाज पार्टी उन्हीं बाबा साहब के संविधान चलने वाली पार्टी है, तो निश्चित है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन एक लोग की मानसिकता है कि अगर हमने 4-5 मुस्लिम समाज कैंडिडेट दिया तो लोग कहने लगे हम भाजपा की बी टीम हो गए, हम इंडिया के गठबंधन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई, हम इंडिया या इंडिया का नुकसान या लाभ देने के लिए नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी खुद अपने में एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम कैसे जीतेंगे, हम वो रणनीति बनाते हैं। हमने जहां पर 4-5 मुस्लिम दिया, वहीं पर आपके मुजफ्फरनगर से प्रजापति दिया, बिजनौर से जाट दिया, मेरठ से त्यागी दिया, हाथरस से धनगर दिया, प्रभारी बनाया गया। इधर इटावा से भी हसारिका बघेलपुर सांसद थी, उनको कल बहन जी से मुलाकात कराई गई है। उसके बाद आपके इधर आ जाइए, ये आपका जो ये दौरारा है, वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट है, कानपुर से भदौरिया ठाकुर कैंडिडेट है, फिर आप आ जाइए उन्नाव से ब्राह्मण है, और इधर अयोध्या से। लेकिन मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट दे रही है, ये जरूर भाजपा से मिलकर के दे रही है। अगर हम कहीं यादव दे दें तो बी टीम है, मुस्लिम दे दें बी टीम है। क्यों? क्या यादव और मुस्लिम की भागीदारी हम नहीं देंगे क्या? और ये समाजवादी के लोग जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, एससी समाज की तो सीटें हमारी आरक्षित है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीएसपी ना जीते, भाजपा को जिताने के लिए समाजवादी ने कई सीटों पर हमारे बेस वोट का कैंडिडेट दे दिया है। जैसे अयोध्या में जो हमारा बेस वोट काटने के लिए, अगर बेस वोट काटने के लिए आपने सामान्य सीट कैंडिडेट दिया है तो ये खुलेआम भाजपा की आप मदद कर रहे हो, लेकिन इसको नहीं लोग कहते। बिजनौर से जहां पर भाजपा का चौहान था, हमारा जाट था, तो ये वहां पर भी जाट उतार दिए भाजपा को जिताने के लिए। मेरठ में सामान्य सीट पर भी हमारे बेस वोट को काटने के लिए एससी उतार दिए। तो ये तो साफ दिखाई पड़ता है भाजपा मिलकर के समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट तय कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी कभी भी भाजपा से नहीं मिली थी। आरोप गलत लगाया जाता है, लोग खुद मिलकर के काम करते हैं। जैसे इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी अगर भाजपा की किसी नेता ने गिराया है, मान्य बहन जी ने एक वोट से गिराने का काम किया था 99 में। और यही समाजवादी जो हमको बी टीम कहती है, इनके संस्थापक जी भरी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि एक बार मोदी जी को हराना चाहिए।
तो बी टीम हम कैसे हैं? आज हमारा बेस वोट काटने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए सामान्य सीट पर एससी उतार रहे हैं भाई। इसके पहले तो कभी लोकसभा में एससी नहीं उतारा था सामान्य सीट पे इन्होंने। तो इसलिए ऐसे कहने वाले लोग खुद भाजपा की बी टीम है, और बहुजन समाज पार्टी का नारा है जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके तहत हम मुस्लिम भी लड़ाएंगे, ब्राह्मण भी लड़ाएंगे, क्षत्रिय भी लड़ाएंगे, वैश्य भी लड़ाएंगे, पिछड़ा भी लड़ाएंगे, एससी एसटी भी लड़ाएंगे। हर समाज की भागीदारी आपको मिलेगी। पूरी सूची आने दीजिए, बहुजन समाज पार्टी सबकी ख्याल रखेगी, सबका भागीदारी देगी। अच्छा, दूसरा सर एक चीज और है, मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा वाला हौसला बढ़ाने के लिए और तीसरा वाला जीतने के लिए। बहुजन समाज पार्टी अब अपनी तीसरी पीढ़ी में आ चुकी है। मान्यवर कांसीराम साहब भी चुनाव लड़ करके जीते थे, लोकसभा में पहुंचे थे, बहन जी भी लोकसभा में पहुंची। अब आकाश आनंद जी के हाथों में बसपा धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। तो एक तरफ दलित राजनीति उत्तर प्रदेश में जो है वो बहुत ज्यादा हिलोरे मार रही है, उधर चंद्रशेखर भी वो अपना जो है वो काम धाम अपना उनका जारी है राजनीति का। आकाश आनंद को लेकर के बहुत ज्यादा दलित युवाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो आकाश आनंद जी को कहीं चुनाव लड़ाने कुछ चर्चा चल रही है? बड़ा लंबा सवाल आपका हो गया। आकाश आनंद जी को कहीं आपने शुरुआत किया है माननीय कांसीराम साहब से कि वो चाहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। बहुत पहले की बात है। आज बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। नहीं, हम आकाश आनंद हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और माननीय आकाश आनंद जी को, माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक नौजवान को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, उत्तराधिकारी बनाया है। और निश्चित है आकाश आनंद जी के उत्तराधिकारी बनने पर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने पर पूरे देश के नौजवानों में एक जोश है। और वो नौजवान निश्चित है कि मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लग रहा है। इसका लाभ आने वाले समय में निश्चित मिलेगा। नहीं सर, आकाश जी को कहीं चुनाव लड़ाने कुछ चर्चा या सुगबुगाहट? ये निर्णय हमारे यहाँ सारे लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे एक नेता है मान्य बहन जी। मान्य बहन जी जिसको चाहेंगी लड़ाएंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे वो उसको प्रचार करेगा, करने के लिए कहेंगे बहन जी प्रचार करेगा। ये बहन जी के ऊपर निर्णय है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। तो दूसरा ये चीज है कि बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर दमदारी से अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही, कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन में कहीं कोई बातचीत नहीं। कभी बहन जी ने कहा ही नहीं। भाई लगातार कह रही है हम अकेले दम पर जनता के गठबंधन के बल पर लड़ेंगे। 2007 के तर्ज पर पूरे देश में चुनाव हम लड़ रहे हैं अकेले, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जनता के गठबंधन के दम पर इंडिया दोनों गठबंधन को रोकने का काम करेगी, गठबंधन वाले दलों को हराने का काम करेगी। जनता का गठबंधन जीतेगा। और निश्चित है कि जो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश चल करके जाता है, इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया दोनों को रोक करके बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी और आने वाले समय में को प्रधानमंत्री। आखिरी सवाल एक और है, इस समय जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब दिए हुए है। ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कई मुख्यमंत्रियों को बदला गया है, कई मुख्यमंत्री भाजपा को ओबीसी के दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री लाया गया, वहां हरियाणा में बदला गया मुख्यमंत्री। तो आप भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी कम्युनिटी है या और उसमें भी अति पिछड़ी जाती हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए आप अपने स्तर से और क्या कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आती है इस तरीके के नाटक करती है कि वो तमाम लोग वोट के लुभावने वाले। अभी जैसे चुनाव आया, तमाम लोगों को मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, तमाम लोगों को तोड़ना जोड़ना, ये उनका काम है। बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं आई होती तो ओबीसी समाज के लोग 32 साल तक चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे। 1952 वोट पड़ना शुरू हुआ, बीएसपी गठन 84 में हुआ है। 32 साल तक ओबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। धन्यवाद देता हूँ माननीय कांसीराम साहब को जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। धन्यवाद देता हूँ मान्य बहन जी को जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बल पर ओबीसी समाज के सब समाज के लोग राजनीतिक भागीदारी मिली, वरना आज भी हमारा समाज राजनीति बहुत पीछे होता। ये देन अगर किसी की है तो बहुजन समाज पार्टी की है। इस देश में अगर मंडल कमीशन लागू करके पिछड़ों को आरक्षण देने का काम हुआ तो भी माननीय बहन जी माननीय कांसीराम साहब की देन है। वरना पहली हमारी कमेटी जो बनी थी पिछड़ों को आरक्षण देने की, काका कालेलकर आयोग कमेटी, ये बनी थी 1952 में। इसकी रिपोर्ट आ गई 57 में। किसकी हुकूमत चल रही थी? इसी कांग्रेस की चल रही थी। लेकिन इन्होंने 57 में हमारा काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया, 77 तक नहीं किया। फिर 77 में कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना और फिर मोर्चे की सरकार बनी। फिर उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट तो पुरानी हो गई। फिर नई कमेटी बनी, मंडल कमीशन जिसको कहा गया, और वो भी रिपोर्ट 90 में लागू हुआ। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। कमेटी कब बनी थी? 52 में। और रिपोर्ट लागू कब हुई? 90 में। यानी 42-43 साल तक ये पिछड़ों का संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था होने के बाद भी
कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद भी इन पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला। अगर 90 में मिला तो माननीय बीपी सिंह जी की सरकार थी और माननीय कांसी राम साहब का संघर्ष था। माननीय बहन जी उस वक्त हमारे 3 पार्लियामेंट जीत करके आए थे। माननीय बहन जी बिजनौर से, रामकृष्ण यादव जी आपके आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से। माननीय बहन जी अपने दोनों सांसदों के साथ, 3 सांसद हमारे पार्लियामेंट के अंदर माननीय बहन जी के अगुवाई में संघर्ष किए, माननीय कांसी राम साहब ने संघर्ष किया, तब जाकर के पिछड़ों को मंडल कमीशन बीपी सिंह सरकार में 90 में बहुजन समाज पार्टी के दबाव में लागू हुआ। और ये भाजपा के लोग उस वक्त पिछड़ों को आरक्षण ना मिले इसके लिए वो बीपी सिंह सरकार गिरा दिए, मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लेकर के निकले थे। तो भाजपा के लोग कभी पिछड़ों के हितैषी नहीं थे, ना आज हैं। अगर पिछड़ों का हक अधिकार को दे सकता तो बहुजन समाज पार्टी है, सब समाज के साथ साथ, क्योंकि बीएसपी सब समाज की बात करती है। ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज की भागीदारी, हिस्सेदारी दे सकती है और सबका विकास कर सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी है। उसी के साथ साथ पिछड़ों का भी अगर कोई भला कर सकता है तो इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। विश्वनाथ पाल सर थे हमारे साथ, चुनावी व्यस्त कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ पाल जी लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए जितनी भी इस समय चर्चाएं चल रही हैं उन सबका बेबाकी से विश्वनाथ पाल जी ने जवाब दिया। पुराने लोगों को भी साथ लाया जा रहा है, नए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। अब देखना है 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।